हेलो स्टूडेंट्स। यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश एजुकेशनल एकेडमी और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस का 13वां चैप्टर क्या है? एनसीईआरटी का हमारा पर्यावरण। देखिए, आवर इन्वायरमेंट जो हमारा है क्लास 10th का बिहार बोर्ड का क्लास 10th बिहार बोर्ड का जो हमारा 13वां चैप्टर है वो है हमारा पर्यावरण, मतलब आवर इन्वायरमेंट। अब देखिए, इसको समझिए, क्वेश्चन आंसर कराएंगे बिहार बोर्ड का जो है हमारा पर्यावरण, उसके माध्यम से पूरे चैप्टर को हम क्या करेंगे? एनालिसिस कराएंगे, मतलब कि समझाएंगे। और देखिए, यहाँ पर पहला भाग है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम किसे कहते हैं? पारितंत्र या परिस्थिति तंत्र इकोसिस्टम किसे कहते हैं? इसके मुख्य घटकों के नाम लिखें। तो देखिए, यहाँ पर है पारितंत्र या परिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम किसे कहते हैं, इसके मुख्य घटकों के नाम लिखें। तो देखिए, उत्तर क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में उपस्थित सभी सजीव जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव तथा निर्जीव जैसे ताप, वर्षा, मिट्टी, हवा, घटक जब एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं तो इस तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। याद रखिएगा, क्या इसका मतलब? पारितंत्र इकोसिस्टम को क्या कहते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में उपस्थित सभी सजीव जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव तथा निर्जीव जैसे ताप, वर्षा, मिट्टी, हवा, घटक जब एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं तो इस तंत्र को परितंत्र कहते हैं। देखिए, पारितंत्र का दो मुख्य घटक है, एक जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट, सभी जीवित प्राणी जैसे पेड़, पौधे, मनुष्य, जानवर और बैक्टीरिया ये आते हैं। पेड़, पौधे, मनुष्य, जानवर और बैक्टीरिया ये आते हैं बायोटिक कंपोनेंट, मतलब जैविक घटक में। अजैविक घटक मतलब अबायोटिक कंपोनेंट, तो सभी निर्जीव तत्व जैसे हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश, तापमान ये सब हमारे क्या चीज में आते हैं? अजैविक घटक में आते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये बोर्ड के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। इसी के माध्यम से आपका बोर्ड का तैयारी हम करा देंगे। जैव निम्न करणीय, देखिए जैव निम्न करणीय मतलब बायोडिग्रेडेबल और अजैविक निम्न करणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्टों में अंतर स्पष्ट करें। अपशिष्टों में मतलब जैव निम्न करणीय, देखिए जैव निम्न करणीय मतलब बायोडिग्रेडेबल और अजैव निम्न करणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल में अपशिष्टों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मुख्य अंतर निम्नलिखित है। देखिए, जैव निम्न करणीय पदार्थ वे अपशिष्ट पदार्थ जो बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों अपघटकों द्वारा प्राकृतिक रूप से आसानी से अपघटित हो जाते हैं, गल जाते हैं। देखिए, जैव निम्न करणीय पदार्थ किसे कहते हैं, इसको समझिए। जैव निम्न करणीय पदार्थ वे अपशिष्ट पदार्थ जो बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राकृतिक रूप से आसानी से अपघटित हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, जैसे सब्जियां, फल, छिलके, कागज, सूती कपड़े, गोबर इत्यादि। ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं, मतलब जैव निम्न करणीय पदार्थ कहलाते हैं। देखिए, वो चीज़ जो आसानी से सड़ गल जाते हैं वो क्या होते हैं? जैव निम्न करणीय पदार्थ कहलाते हैं। वैसे चीज़ देखिए, अजैव निम्न करणीय पदार्थ वे अपशिष्ट पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं किए जाते हैं और सैकड़ों सालों तक पर्यावरण में वैसे ही बनी रहते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच, डीडीटी आदि ये प्रदूषण का मुख्य कारण बनते हैं। देखिए, अजैविक निम्न करणीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो सैकड़ों साल जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, सैकड़ों साल तक इसी तरह पड़े रह जाते हैं पर्यावरण में, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच, डीडीटी आदि प्रदूषण के मुख्य कारण बनते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा
आहार श्रृंखला क्या है? एक स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। देखिए, आहार श्रृंखला क्या है? एक स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। विभिन्न जीवों की वह श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपने भोजन के रूप में खाता है। देखिए, विभिन्न जीवों की वह श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपने भोजन के रूप में खाता है और ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, आहार श्रृंखला कहलाती है। घास के मैदान का उदाहरण। घास उत्पादक है, घास को हिरन खाता है और हिरन को शेर खाता है। तो घास जो है उत्पादक है, हिरन प्राथमिक उपभोक्ता है, शेर सर्वोच्च उपभोक्ता है। मतलब किसी न किसी तरह जो घास में मौजूद जो न्यूट्रिएंट है वो ही हिरन में जा रहा है और हिरन को खाकर मतलब शेर के अंदर वो न्यूट्रिएंट चला जा रहा है। मतलब इनडायरेक्ट रूप से घास खाने वाला जानवर, घास पर ही कौन? शेर निर्भर है। कैसे निर्भर है? कि घास को हिरन खाता है, हिरन को घास खाता है, तो जो न्यूट्रिएंट घास से हिरन को मिला वही न्यूट्रिएंट हिरन से शेर को मिला। तो इस तरह इनडायरेक्ट रूप से मतलब कि शेर भी पेड़ पौधे पर आश्रित है इनडायरेक्ट रूप से। देखिए, पोषी स्तर, ट्रॉफिक लेवल। देखिए, ट्रॉफिक लेवल किसे कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल, चौथा क्वेश्चन। पोषी स्तर, ट्रॉफिक लेवल क्या है? एक आहार श्रृंखला में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो देखिए, आहार श्रृंखला के प्रथम चरण या स्तर को जहां ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहते हैं। देखिए, आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण या स्तर को जहां ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहते हैं। सामान्य एक श्रृंखला में 3-4 पोषी स्तर होते हैं। 3-4 पोषी स्तर होते हैं, जैसे प्रथम पोषी, स्वपोषी, उत्पादक, हरे पेड़ पौधे। ये प्रथम पोषी है। हरे पेड़ पौधे प्रथम पोषी है, उत्पादक है। हरे पेड़ पौधे द्वितीय पोषी, शाकाहारी जीव, प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीय पोषी स्तर शाकाहारी जीव, प्राथमिक उपभोक्ता। तृतीय पोषी स्तर छोटे मांसाहारी जीव, द्वितीय उपभोक्ता। और चतुर्थीय पोषी स्तर बड़े मांसाहारी जीव, तृतीय या सर्वोच्चतम उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता कहलाएगा। तो देखिए, इस तरह से 4 स्तर होता है। देखिए, महत्वपूर्ण निम्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। महत्वपूर्ण निम्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, लिंडेमान का ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम, 10 लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं, क्या है? देखिए, लिंडेमान का ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या है? समझाइए कि शीर्ष उपभोक्ताओं के पास ऊर्जा कम क्यों पहुंचती है? शीर्ष उपभोक्ताओं के पास ऊर्जा कम क्यों पहुंचती है? देखिए, इस नियम के अनुसार आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में केवल 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होती है। मतलब इस नियम के अनुसार आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, जबकि शेष 90% ऊर्जा वर्तमान जीव द्वारा अपनी जैविक क्रिया जैसे श्वसन, पाचन, वृद्धि और ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। मतलब बाकी 90% जो मतलब की एनर्जी है वो जो जीव लेता है उस जीव के द्वारा जैविक क्रियाओं में जैसे श्वसन में, पाचन में और भी अन्य क्रियाकलापों में नष्ट हो जाते हैं और 10% ही दूसरे अगले जीव में पहुंचते हैं। देखिए, ऊर्जा का प्रवाह। यदि उत्पादक के पास 10,000 जूल ऊर्जा है, यदि उत्पादक पौधे के पास 10,000 जूल ऊर्जा है तो शाकाहारी जीव केवल 1,000 जूल मिलेगी, उसके अगले स्तर को 100 जूल मिलेगी, शीर्ष मांसाहारी को केवल 10 जूल ऊर्जा ही प्राप्त होगा। देखिए, पेड़ पौधों को अगर मिला 10,000 जूल तो दूसरे स्तर को मिलेगा 1,000 जूल, उसके अगले स्तर को 10 जूल, उसके अगले स्तर को केवल 10, उसके अगले स्तर को 100 जूल और उसके अगले शीर्ष मांसाहारी को केवल 10 जूल ऊर्जा ही प्राप्त होगा। चूँकि हर स्तर पर ऊर्जा बहुत कम होती जाती है, इसलिए आहार श्रृंखला आमतौर पर केवल 3 या 4 स्तरों की ही होती है और शीर्ष उपभोक्ता को सबसे कम ऊर्जा मिलता है। शीर्ष को कम ऊर्जा मिलता है। देखिए, ओजोन परत, अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत क्या है? ओजोन परत क्या है? यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है? इसके क्षय
का कारण, मुख्य कारण क्या है? देखिए, ओजोन लेयर क्या, ओजोन परत क्या है, यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है और इसके क्षय का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, ओजोन O3 को बोलते हैं। ओजोन O3 गैस के अणुओं की एक परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। देखिए, ओजोन गैस के अणुओं की एक परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। महत्व, यह परत सूर्य से आने वाली अधिक हानिकारक परावैंगनिक किरणें अल्ट्रावायलेट रेज को सोख लेती है। ये जो ओजोन किरणें होती हैं, ओजोन का परत होता है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है? सोख लेती है और उन्हें धरती तक पहुंचने से रोकती है। यदि ये किरणें पृथ्वी पर आएंगी तो मनुष्य के त्वचा में कैंसर, मोतियाबिंद और बीमारियां और फसलों को भारी नुकसान होगा। तो देखिए, पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर है वायुमंडल में जिसे ओजोन लेयर कहते हैं, और ये ओजोन लेयर जो है पृथ्वी को बचा रही है। कैसे? सन से जो भी लाइट आएगा, सन से जो भी लाइट आएगा, परावैंगनिक लाइट, उसको ये लेयर क्या करेगा? सोख लेगा और धरती पर जाने से इसे बचाएगा, जिससे तरह तरह की बीमारियां नहीं होगी। देखिए, अगला, क्षय का मुख्य कारण। देखिए, ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? तो ओजोन परत के पतले होने या नष्ट होने का मुख्य कारण मानव निर्मित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS है, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, AC, अग्निशामक यंत्रों, कूलिंग उपकरणों में किया जाता है। देखिए, इसका क्षय होने का, ओजोन परत का क्षय होने का मुख्य कारण क्या है? तो क्षय होने का मुख्य कारण है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जिसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं? जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में करते हैं, अग्निशामक में करते हैं, कूलिंग करने के लिए, वो क्या करता है? वो धीरे धीरे ओजोन लेयर को पतला करता है या उसमें होल करता है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत वैश्विक स्तर पर CFCS के उत्पादन और उपयोग पर रोक लगाई गई है। देखिए, अगला, जैव आवर्धन। जैव आवर्धन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? देखिए, जैव आवर्धन से आप क्या समझते हैं? यह हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? जब फलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए हानिकारक रसायन, कीटनाशकों जैसे DDT का छिड़काव किया जाता है, तो ये रसायन मिट्टी और पानी के माध्यम से पौधे में प्रवेश करती है। चूँकि ये रसायन अजैविक, निम्न करणीय, न गलने वाला होता है, इसलिए ये पौधे पोषी स्तर पर जीवों के शरीर में संचित हो जाते हैं और इनकी सांद्रता बढ़ती है, तो इस परिघटना को जैविक आवर्धन कहते हैं। देखिए, जैविक आवर्धन क्या होता है? जब फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचने के लिए हानिकारक कीटनाशकों जैसे DDT का छिड़काव किया जाता है, तो ये रसायन मिट्टी और पानी के माध्यम से पौधे में प्रवेश कर जाते हैं। चूँकि ये रसायन अजैविक, निम्न करणीय, न गलने वाले होते हैं, इसलिए ये प्रत्येक पोषी स्तर पर पोषी जीव के शरीर में संचित इकट्ठा होते हैं और इनकी सांद्रता बढ़ जाती है। इस परिघटना को जैविक आवर्धन कहते हैं। जैविक मानव पर प्रभाव। चूँकि मानव किसी भी आहार श्रृंखला में शीर्ष या सर्वोच्चतम स्थान पर होता है, चूँकि मानव किसी भी आहार श्रृंखला में शीर्ष या सर्वोच्चतम स्थान पर होता है, इसलिए इन हानिकारक रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मनुष्य के शरीर में ही जाकर जमा होता है, जैसे लीवर, किडनी और गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियां पैदा होती है। देखिए, इसी के साथ ये चैप्टर क्या हुआ? समाप्त हुआ। और हमसे जुड़े रहने के लिए क्या करेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, और मेरा फेसबुक पेज को MD दानिश एजुकेशनल एकेडमी, जो मेरा फेसबुक पेज है, इसको फॉलो करेंगे। और देखिए, जितना भी मेन क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, वो एग्ज़ाम के समय और भी VVI क्वेश्चन हम देंगे, इम्पोर्टेंट MCQ देंगे, वो सब हम टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर देंगे। इसलिए उसको भी सब्सक्राइब करें और मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये भी सब VVI क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है और ये सब एग्ज़ाम में पूछता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।